नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। राज व्यवस्था के यानी भारतीय संविधान के इस क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण उस पुस्तक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम लक्ष्मीकांत है और इसे भारतीय संविधान की रामायण कहा जा सकता है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद और समझने के बाद निश्चित रूप से आप किसी भी एग्जाम में पॉलिटी के संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। तो इस अध्याय में हम लोग जो प्रारंभ करेंगे और अंत तक चलेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए समय को न गवाते हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं। भारत में संविधान का विकास। सबसे पहले संविधान अगर आप देखते हैं तो उसमें भारत के संविधान के विकास की बात सबसे पहले आती है और वह विकास की बात जो है वह भारत के संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में छुपी हुई है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अर्थ यह है कि भारत का जो संविधान है उसको किसने बनाया और कैसे कैसे। यानी अगर किसी सभ्यता का विकास आप देखते हैं तो वह भी क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे होता है। इसी प्रकार भारत में भी संविधान का विकास, कॉन्स्टिट्यूशन का विकास जो हुआ वह क्या हुआ, सैन धीरे धीरे हुआ। और यह धीरे धीरे क्यों हुआ, क्योंकि भारत में जब प्रारंभिक व्यवस्था थी, यहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन था, तो कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। तभी अपने अपने अनुसार शासन का संचालन किया करते थे। जब अंग्रेज आए तो भारत को उन्होंने क्या कर दिया, यूनिटाइड कर दिया, भारत एक हो गया। अब भारत जब एक हो गया तो क्या हो गया, उसमें शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अंग्रेज एक ही थे और शासन उनका ही था। तो इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने कुछ सुधार किए और उस सुधार के क्रम में ही संविधान का विकास देखने को मिलता है। तो आइए अब इसमें हम लोग देखते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे और साथ ही बीच में प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। तो अगला देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और यह व्यापार करने के लिए ही आई थी। यहाँ पर उसका उद्देश्य क्या था, व्यापार करके अधिक से अधिक लाभ कमाना। इसमें इसे 20 साल के लिए अधिकार मिला था। अधिकार देने वाली कौन थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। आपको क्वेश्चन याद रखना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और उसका चार्टर के द्वारा अधिकार पत्र जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने यह भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त था और यही एक कंपनी थी जो व्यापार करती थी भारत साथ, और कोई नहीं करता था। बाद में एक कंपनी आई थी लेकिन वो फ्लॉप हो गई थी। आगे फिर कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्य करती थी, आपको पता ही है, हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो कंपनी व्यापारिक कार्य प्रारंभ में करती थी, लेकिन उसने देखा कि भारत में अगर व्यापार में अधिक लाभ कमाना है तो यहाँ पर नियंत्रण भी स्थापित करना पड़ेगा। तो इस तरह से इनके साथ इतिहास में आप पढ़ेंगे कि फ्रांसीसियों के साथ लड़ाई हो जाती है 1760 में, वांडीवास का युद्ध, और उसमें फ्रांसीसी जब समाप्त हो जाते हैं उसके बाद इनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लगता है। किसका, अंग्रेजों का। तो अंग्रेज 1757 में कौन सी लड़ाई लड़ते हैं, प्लासी की लड़ाई, और फिर 1764 में किसकी लड़ाई लड़ते हैं, 1764 में बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, ठीक है। तो बक्सर और प्लासी दोनों की लड़ाई के बाद अब यह एक संधि करते हैं
बक्सर के युद्ध के बाद, जिसका नाम क्या था, बक्सर की लड़ाई के बाद, और उसके बाद एक संधि करते हैं जिसका नाम क्या था, इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि हो जाती है। इलाहाबाद की संधि कब हुई? प्रयागराज की संधि अब कह सकते हैं हम लोग। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार इनको प्राप्त हो गए थे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए, अंग्रेज इतने होशियार थे, उन्होंने सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का पावर नहीं लिया, उन्होंने पैसे की बात मेन की। जिसके पास पैसा वही होशियार। तो इन्होंने राजस्व का राइट ले लिया और दीवानी न्यायालय के मामले, अगर मान लो कोई भी किसान अगर डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो वह कहाँ जाएगा? न्यायालय में। और कौन से न्यायालय में? तो जमीन संबंधी विवाद कहाँ देखे जाते हैं, प्रॉपर्टी वाले राइट्स कहाँ देखे जाते हैं? दीवानी मामले में। तो यह न्यायालय का भी अधिकार ले लेते हैं और साथ ही राजस्व का। अब किसान कोई भी विवाद होगा तो कहाँ पहुंचेगा? यही दीवानी न्यायालय में। और वहाँ पे कौन बैठा? अंग्रेज। और न्याय किसके पक्ष में होगा? फिर अंग्रेज के पक्ष में। तो इन्होंने यह अधिकार काम चालू कर दिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम था, यानी प्रशासन का, अब प्रशासन का जो काम था वह कौन करेगा? यहाँ का बंगाल का गवर्नर, बंगाल का नवाब, उसको दे दिया था। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे इतिहास में कि द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई थी? 1765 में। और इसका जन्मदाता कौन था? लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस किसका जन्मदाता था? 1765 के में इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसमें द्वैध शासन का जन्मदाता ही था। तो इस प्रकार आपने इन सारे फैक्टों को देखा। इंपॉर्टेंट क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हो गई। एलिजाबेथ ने प्रथम ने उनको अधिकार दे दिया। अब अंग्रेज अपने व्यापारिक क्षेत्र और को बढ़ाने के लिए उन्होंने भारत में द्वैध शासन की स्थापना कर दी, जिसमें राजस्व और दीवानी का अधिकार ले लिए। और उसके बाद यहाँ पर द्वैध शासन का प्रारंभ भी हो जाता है। आगे क्या हो जाता है? अब इनके शोषण से बहुत सारा शोषण इन्होंने चालू कर दिया। अधिकार मिलने के बाद शोषण। अब ब्रिटिश का क्या हो गया? इसके खिलाफ भारतीयों ने विद्रोह कर दिया 1857 का। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? 1857 का वार। कौन सा? वार ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंस जो था, यह इसमें सबसे पहले यह हो जाता है। अब यहाँ पर यह होने से क्या हो जाता है? अब अंग्रेजों को खतरा लगने लगता है, तो डायरेक्ट अब कंट्रोल क्राउन के हाथों में चला जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1858 का जो एक्ट था, आगे हम लोग और भी डिटेल में देखेंगे, जिसके माध्यम से वह शासन को अपने अधिकार में ले लेती है। नेक्स्ट पॉइंट अब बढ़ते हैं हम लोग। तो अब इसके बाद देखते हैं कि जैसे यह 1858 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट नियंत्रण में यह स्थापित हो गया था, तो क्या हो गया फिर? अब धीरे धीरे भारतीय जागरूक हुए, उन्होंने मांग चालू की और अंततः 15 अगस्त 1947 को हम लोग को आज़ादी मिल गई। आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम से हम लोग को यह प्राप्त हो गया था। इसके तहत भारत में अनेक क्षेत्रीय शक्तियां बनना प्रारंभ हुआ। भारत क्या हो गया? इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में भारत एक क्षेत्रीय महाशक्ति बना, क्योंकि यह केंद्रीकरण हो चुका था इसका। फिर स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए क्या हो गया? संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। अब संविधान की आवश्यकता जब महसूस होगी एक शासन व्यवस्था चलाने के लिए, अब एक सिस्टम है तो सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर क्या बना? संविधान। तो संविधान से सॉफ्टवेयर अब कंप्यूटर में बनता है। आप देखते हैं तो 1746 को संविधान सभा का गठन किया जाता है। और संविधान सभा से संविधान का अस्तित्व कब आता है? 26 जनवरी 1950 को।
और इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे इस दिन मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। जो भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था अनेक विशेषताओं में किससे प्रभावित है, किस देश से, ब्रिटेन से। क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पे राज कर रहे थे और उन्हीं के द्वारा इसका विकास किया गया, इसलिए यह शासन व्यवस्था इन्हीं के द्वारा विकसित की गई है। आगे बढ़ते हैं। तो इस घटनाओं को हमारे संविधान में राज व्यवस्था का गहरा प्रभाव पड़ा है। देखिए, जैसे जैसे भारत हमारा संविधान बना, तो संविधान बनाने वाले कौन, सबसे ज़्यादा योगदान अंग्रेजों का। तो अंग्रेज सैन्य यहाँ पर जो सुधार करना चाहते थे, उसी से कुछ मुख्य बातें आगे बढ़ी और हमारा एक संविधान के रूप में आगे चल के जब 1935 का एक्ट आएगा, 1935 का एक्ट, वह और उसी से हम लोग लगभग 200 आर्टिकल अपने संविधान में शामिल कर लेंगे। यानी यह अंग्रेजों द्वारा विकसित ही जो मामले थे उसको हम लोग शामिल कर लेंगे। तो यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजों का ही महत्वपूर्ण योगदान था भारत के संविधान में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपनी, अब देखिए यहाँ पर अब इसकी विस्तृत व्याख्या अगर हम लोग देखना चाहें तो 2 शीर्षकों के आधार पर देख सकते हैं। देखो, भारत में जो संविधान का विकास हुआ 2 शीर्षकों में, यानी कंपनी का शासन कब से कब तक था। कंपनी का शासन अगर देखा जाए तो पूरी तरह से जो प्रारंभ होता है शासन के लिए, मेन शासन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसके पहले वह टैक्स वसूलते थे। जब बक्सर का युद्ध हो गया था, आपको अभी दिखाया गया था आगे पीछे, तो वहां पर यह टैक्स वसूलने का बस काम करते थे। लेकिन शासन का जो पूरा नियंत्रण अब चालू कर दिया इन्होंने, वह डायरेक्ट काम इन्होंने कब से किया था, शासन का 1773 के एक्ट से चालू किया था। और कंपनी का जो शासन रहा था, तो आपसे कभी भी प्रश्न पीटी में पूछा जा सकता है कि कंपनी का शासन कब से कब तक रहा, तो 1773 से लेकर 1758 तक। आगे फिर अब जब देखते हैं आप कि 1757 में एक वार हो जाता है, कौन सा, फर्स्ट इंडिपेंडेंट, यानी भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष होता है। उसके बाद अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और किसका शासन आ जाता है फिर, क्राउन, यानी सीधा पार्लियामेंट का नियंत्रण ब्रिटिश से हो जाता है। और वहाँ की क्वीन जो है अब डायरेक्ट यहाँ पे शासन करेगी। वहाँ पे किंग शासन नहीं करता, आपको पता ही है कौन करता है, क्वीन। और क्वीन क्यों शासन करती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे है भाई कि सम्राट का शासन, जो सम्राट का शासन था, यानी सम्राट यानी क्वीन का शासन, क्राउन का शासन, आप सम्राट नहीं कह सकते, क्वीन का शासन जो था क्राउन का, तो क्राउन का जो शासन था वह 1858 से 1947 तक चलता रहा। अब क्या होता है कि पहला, देखिए पहली बात क्या होती है कि कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपको बताया गया है कि 1764 में उसने क्या लड़ा, बक्सर की लड़ाई। अब बक्सर की लड़ाई लड़ी थी। अब बक्सर की लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने वह सब शासन व्यवस्था अपने हाथ में धीरे धीरे लेना चालू किया था। फिर यहाँ पर कंपनी का शासन अब प्रारंभ होता है 1773 से लेकर 1858 तक चलेगा। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी खास क्या बातें थी, क्वेश्चन यहाँ आ सकता है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कौन बनाया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट, याद रखना है। जो भी एक्ट आएंगे वो कौन बना रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी ब्रिटेन की संसद। अब ब्रिटेन की संसद नियम बना के भेज रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी में बहुत ज़्यादा क्या बन गया था, बढ़ गया था करप्शन। कंपनी कंगाल हो गई थी और कर्मचारी खुश हो गए थे, कर्मचारी खुश थे। यह शासन व्यवस्था यहाँ पर चल रही थी। तो अब इसको रेगुलेट करने के लिए आया, तो नाम इसीलिए क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। ध्यान रखना है रेगुलेटिंग एक्ट क्यों है 1773 का, 1773, 71, 72, 73 कर दिया गया इनका, है ना। तो अब देखिए इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। क्या महत्व था, तो पहला महत्व,
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन? 73 का, 1773। 77 याद रखना है, सत्य पे सत्ता हो गया, याद रखना है आपको, सत्य पे सत्ता, बहुत आसान है। आगे फिर इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी कंपनी का जो प्रशासनिक कार्य है और राजनीतिक कार्य है उन दोनों को मान्यता मिल गई। ध्यान रखने वाली बात है। कभी भी आपसे पीटी में प्रश्न पूछा जाए कि कौन से अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक अधिकार और दूसरा कौन राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए, तो यह 1773 का अधिनियम था। फिर इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। यानी केंद्रीय प्रशासन क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अभी तक ब्रिटिश जो शासन कर रहे थे उसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने 3 बेस अपने बना रखे थे। पहला मुंबई, दूसरा कौन सा चेन्नई यानी मद्रास, और फिर इधर कौन सा बंगाल, जो बंगाल है। अब इन्होंने 3 बेस बना रखे थे, 3 सेंटर पे इनके 3 गवर्नर रहा करते थे। लेकिन अब क्या होगा कि इन दोनों गवर्नर को यानी बंगाल और मद्रास के गवर्नर को भी मुंबई और चेन्नई यानी मद्रास के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया जाएगा। यानी अब यह जो भी शासन व्यवस्था है इनका वह एक नियंत्रण में हो जाएगा, एक शासन व्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि केंद्रीकरण की नींव रखी गई। तो 3 बातें आपको याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। पहला काम क्या याद रखना है कि 1773 के एक्ट से कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित किया गया, प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों को अलग अलग मान्यता दे दी गई, केंद्रीकरण की व्यवस्था कर दी गई। अब इसकी विशेषता मुख्य रूप से क्या है अधिनियम की, तो देखिए इस अधिनियम की मुख्य विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, तो देखिए पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के, तो पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन, यह टकलू जी, जिनका नाम क्या था वॉरेन हेस्टिंग, और बहुत हंसते थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो यह कलर थे और बाद में यह प्रमोशन से कहां तक पहुंच गए गवर्नर जनरल तक। यानी आप भी अगर प्रयास करना चालू करें तो निश्चित रूप से शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं, यह उदाहरण हिस्ट्री में बताता है। आगे देखते हम लोग, उल्लेखनीय है कि पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। अब आगे है, इसके द्वारा मद्रास बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको, ये सभी एक दूसरे से अलग थे, अलग अलग, लेकिन अब सभी एक हो गए। अगला पॉइंट, इस अधिनियम की अगली खास बात है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश। ठीक है, और इसमें 3 जज थे, आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए 3 जज थे। और पहले यहाँ के चीफ जस्टिस जो थे, चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। एलिजा एम्पे को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है एलिजा एम्पे
क्या थे, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कंपनी के कर्मचारी खूब लूटपाट किए, लेकिन कंपनी क्या होती गई, गरीब भारत में। तो कंपनी घाटे में, ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में और कर्मचारी सुखी। तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रतिबंध इसीलिए लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी के गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त कर दिया गया। यानी अब कंपनी को पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया गया। और यह करने वाले कौन हैं, यह लोग देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यह सारा काम यहाँ पर किया गया। तो 1773 के एक्ट में भी अब संशोधन करने की आवश्यकता हो गई, क्योंकि डिस्प्यूट बढ़ता गया था। किसके किसके बीच डिस्प्यूट बढ़ गया, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट था और एक कौन, गवर्नर जनरल और इनकी काउंसिल, इन दोनों में विवाद बढ़ता चला गया। विवाद बढ़ने के कारण इसको सुधार करने के लिए 4 साल बाद तुरंत एक एक्ट कराया जाता है, जिसका नाम क्या था, अमेंडमेंट एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो आपसे पूछा जाए कि सेटलमेंट एक्ट कब आया, क्वेश्चन आ जाए कभी भी कि सेटलमेंट एक्ट कब आया भाई। और यह भी वॉरेन हेस्टिंग के ही समय आया था, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग इंडिया में कब तक रहे थे भाई, 1773 से लेकर 1785 तक लगभग रहे थे। सबसे अधिक समय तक रहने वाले गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे याद रखना है। तो इसमें क्या क्या सुधार हुआ देखते हैं हम लोग। 1781 में का संशोधन अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट 1781 यानी 1781 का एक्ट आया, जिसमें बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। जिसे क्या जानता है हम लोग, बंदोबस्त कानून के नाम से जानते हैं। तो इसमें बंदोबस्त कर दिया गया था। इस अधिनियम में निम्नलिखित विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी, चलिए देखते हैं। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया। गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को, पहले दोनों इंटरफेयर करते थे एक दूसरे के काम में, लेकिन अब दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, बरी कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया, है ना। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर आपको पहली बार दिखेगा। जैसे कि अभी भारतीय संविधान है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आपको थोड़ी जानकारी दे दिया है। आर्टिकल कौन सा है, डीपीएसपी का 50वां आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 जो है यानी अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और दूसरा कौन आपका, यह कौन है, जुडिशरी। दोनों को क्या किया गया है, अलग कर दिया गया है। तो कुछ इसी संविधान के मतलब यह प्रावधान के अंतर्गत ही हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। तो कभी भी मेंस वंस में आपका क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा कि भाई इसमें क्या प्रावधान था, तो यह आपका अभी से जो संविधान है हमारा उससे मिलता जुलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उसके कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाही के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। यानी कंपनी के सेवकों को भी उसके कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया गया। यानी अगर कोई कार्रवाई होती है कंपनी के सेवकों पर, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय को मुक्त कर दिया गया है। यानी अपने मामले खुद देख सकते हो। इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामले को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया।
क्योंकि मेन मामला अभी टैक्स का और उसी पे ज़्यादा विवाद चल रहा था। ठीक है, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट में मामले जाने से कंपनी लाभ नहीं कमा पा रही थी, तो इसलिए यह संशोधन किया गया था। ठीक है, तो टैक्स वैक्स से संबंधित मामले भी हटा दिए गए, बस क्रिमिनल मामले रख दिए गए थे। और क्रिमिनल मामलों में भी यहाँ पर उन अधिकारियों को छूट दे दी गई थी। तो कुल मिलाकर यह जो अधिनियम था वह भारतीयों के लिए फायदेमंद कम था, अंग्रेजों के लिए ज़्यादा। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे गवर्नर जनरल काउंसिल की फोटो है। उस समय ऐसी काउंसिल बैठा करती थी और विचार करती थी कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट, अब इस कानून यानी 1781 का जो कानून है में कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। यानी सभी को अब कहाँ शामिल कर दिया भाई, इसी में शामिल कर दिया गया, यह जो कोलकाता का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, आगे है, इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदू मुस्लिम निजी कानूनों के हिसाब से मुस्लिम के बाद या मामलों को तय करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हिंदू का अलग लॉ है और मुस्लिम का अलग। हिंदू और मुस्लिम अलग अलग कानून से अभी भी बंधे हुए हैं और इसी को समान करने के लिए बार बार एक आर्टिकल उठाया जाता है, व्यवस्था आर्टिकल 44 समान नागरिक सिविल संहिता जिसको कहा जाता है। तो उसको यानी दोनों कानून एक हो जाएंगे, लेकिन उस समय यहाँ पर अंग्रेज पंगा नहीं लेना चाहते थे हिंदुओं से और मुस्लिमों से, इसीलिए उन्होंने अलग अलग कानून की बात कर दी गई थी। ठीक है, तो उसके अनुसार उनका मुकदमा सुना जाता था, हिंदू का अलग मुकदमा, मुस्लिम का अलग मुकदमा। तो यह सब कहाँ पे हो रहा है आपको फिर याद रखना है, 1781 के एक्ट के द्वारा हो रहा है। इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। अब इस कानून में क्या व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील प्रांतीय न्यायालय जैसे छोटे छोटे अन्य न्यायालय थे, जैसे मान लीजिए मुंबई का न्यायालय, मद्रास का न्यायालय, अब इन दोनों में विवाद जो हो रहा है तो उसका अपील इस सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जाएगा। किसको किया जाएगा भाई, तो गवर्नर जनरल के काउंसिल में यह अपील को पहुंचाया जाएगा। यानी पावरफुल उस समय कौन था न्याय के मामले में, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स का या फिर कुछ भी कि उस समय किसमें मुकदमे दायर किए जा सकते थे, अपील कहाँ की जा सकती थी, 1773 या फिर 1781 एक्ट में, यह कहाँ किया जा सकता है भाई, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। और बाद में प्रीवी काउंसिल एक आता है, आगे हम लोग देखेंगे। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिल प्रोविंस कोर्ट्स और काउंसिल के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल काउंसिल को मुख्य मान लिया गया था, मैं अभी आपको बताया हूँ। तो देखिए अभी तक आपको समझ में आ गया होगा दो एक्ट कौन कौन सा, 1773 का एक्ट और 1781 का एक्ट। यह दोनों में थोड़ा लंबा समय लग गया क्योंकि यह दोनों एक्ट प्रारंभ से अब जब आप शुरू करेंगे तो बाकी आगे का बेस जो बनता जाएगा वह फिर आपको बाकी एक्ट अच्छे समझ में आने लगेंगे। तो अगर आपको सेशन समझ में आ रहा हो तो कृपया कर दें लाइक और कर दें शेयर ताकि बाकी को भी लाभ मिले, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आता है अगला पिट्स का इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स का इंडिया एक्ट देखिए
1781 के एक्ट के बाद 1781 एक्ट के बाद अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स का इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की विशेषता यह थी, पहला, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। अब क्या हुआ, पहले तो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य दिए गए थे, लेकिन वो एक साथ साथ भी चलते थे, तो मेल जुल था उसमें, लेकिन अब पूरी तरह से अलग कर दिया। राजनीति वाला अलग पार्टी रहेगा और वाणिज्य वाला अलग, यानी यह डिसाइड करेगा कि कौन से राजा को पकड़ना है, कौन से राजा को छोड़ना है, क्या क्या व्यवस्था करना है, लेकिन जो व्यापार वाला काम अलग। इससे इफिशियंसी ज़्यादा आ जाएगी, यानी दोनों अलग अलग ब्रांच बना दिया, दोनों ब्रांच अलग अलग काम कर रहा है। आगे फिर इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारी मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से नए निकाय का गठन किया गया और इससे द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ हो गया। ठीक है, तो द्वैध शासन व्यवस्था जो पहला 1765 में को चालू हुआ था और 1773 के एक्ट से खत्म हो गया था, वो कौन सा था आपका, जीवानी वाला और प्रशासनिक वाला। लेकिन यह जो द्वैध शासन व्यवस्था है, यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कंपनी की द्वैध शासन व्यवस्था है, ध्यान रखना है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नियंत्रण बोर्ड को शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारतीय नागरिक और सैन्य सरकार तथा राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण कर सकता था। अब फिर से इंडिया एक्ट, इसके इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीटी के लिए बन जाएगा आपका। क्वेश्चन यह है कि कौन से अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश कंपनी द्वारा स्थापित क्षेत्र को, भारतीय क्षेत्र को कंपनी का आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, यानी ब्रिटिश गवर्निंग एरिया कहा गया इसको, यानी जो भी एरिया ब्रिटिश ने कंट्रोल में कर लिया है वह उनका क्षेत्र मान लिया गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। अब ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण, यानी पूरा जो ईस्ट इंडिया एक्ट था वह पूरा पेश दिया। किसमें पेश दिया? एकदम ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पूरा नियंत्रण किसका हो गया भाई? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। यहाँ पर अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चल रहा है, डायरेक्ट अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं लिया है, ध्यान रखना है। वह कब लेगा भाई? 1858 के एक्ट में लेगा, लेकिन अभी छोड़ दिया है इन लोग के लिए, लेकिन देख रहा है बस दूर से। अब आता है 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया 1786 में। 85 में अभी तक आपको बताया था हमने कि 85 तक कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन अब कौन आ गया भाई? ये आ गए। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें या मांग रखी। पहला, उसे शेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय यानी अधिभावी करने अथवा न करने का अधिकार हो। अधिभावी मतलब हाँ या ना कहने का अधिकार उसको प्राप्त हो, तभी हो जाएगा।
फिर ठीक है ना, यह कर्नवालिस आगे आप देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कि यह कर्नवालिस पीट के आए थे, कहाँ से, अमेरिका से, यूएसए से पीट के आए थे इंडिया में शासन करने। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को 1786 में प्रावधानों में जोड़ दिया गया था, तो यह याद रखना है। इसमें गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी की सरकार के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान कर दी गई। तो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को, इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। किसने बढ़ा दिया भाई? इसने नहीं बढ़ाया, ब्रिटिश ने बढ़ाया, और जो 1786 का एक्ट है वही बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा। तो यह कर्नवालिस आ गए थे। अब अगला पॉइंट है, इसने कमांडर एंड चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने के लिए अनिवार्यता समाप्त कर दी और बशर्ते उसी रूप में उसे नियुक्त किया गया। तो यह एक तरह से सेनाध्यक्ष पूरी तरह से बन गए थे। अगला पॉइंट है, इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उसके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्या बन जाता है भाई, कि भारतीय किस अधिनियम के द्वारा भारत में काम करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारी और कर्मचारी को कहाँ से वेतन दिया जाएगा? भारत में ही। भारत का जो आपका कंसल्टेंसी फंड, आपका जो फंड है, जो पैसा जमा होगा व्यापार में, उसी से ही इनको वेतन दिया जाएगा। कौन से एक्ट से किया गया भाई? 1786 के एक्ट से। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट चार्टर, ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट अब आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक यह थे, अब आ जाएंगे चार्टर एक्ट। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि पहले कंपनी के नियंत्रण में रेगुलेशन के लिए एक्ट आते थे, अब उसके बाद से चार्टर एक्ट आएंगे। चार्टर एक्ट कितने आए थे टोटल? 4। 84 चार्टर एक्ट और 84 4 एक्ट आए थे। और पहला जो चार्टर एक्ट था 1813 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम की विशेषता क्या थी, आइए देखते हैं। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त। अब व्यापारिक एकाधिकार इनका समाप्त हो गया, मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह भारत में व्यापार तो कर ही रही है, और भी कंपनियों को मौका दिया जाएगा, नॉट ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही बबुआ यही नहीं खाली व्यापार करेंगे, अब और भी लोग व्यापार करने आएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी इनको महत्व दिया गया। क्या महत्व दिया गया? चाय का व्यापार और चीन देश। देखिए यहाँ पे चाय क्या है, तो चाय जो आप पीते हैं, और चीन जो है एक देश है, चीनी मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो यह चाय का व्यापार करेंगे और चाय और चीन के साथ व्यापार करेंगे। तो यह इनको एकाधिकार अभी दिया गया था। चीन के साथ अभी यह एकाधिकार में थे, और चीन में यह अफीम ले जाकर बहुत बेचते थे। अफीम खिलाकर चीनियों को सुला देते थे, और चीनी तब क्या कहे जाते थे? अफीम चीनी। अफीम चीनी, तो अफीम चीनी जो थे यह यहाँ पर सोए हुए थे। और एक विद्वान ने कहा था, नेपोलियन ने ही कहा था, कि इन अफीम चीनियों को सोने दिया जाए, यहाँ पर एक दैत्य सो रहा है, अगर यह जाग जाएगा तो पूरे दुनिया को हिला देगा। शायद वह कथन अब एकदम चीन पे सही बैठ रहा है, क्योंकि अब यह दैत्य जाग चुका है और पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। चलिए, तो हम लोग पड़ोसी हैं, इस दैत्य से सावधान रहना होगा। अगला पॉइंट, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटिश के राजा
के प्रभुत्व को प्रकट व स्थापित किया। देखिए यहाँ पर प्रकट और स्थापित तो कर रहा है पूरी तरह से, लेकिन अभी नियंत्रण नहीं लिया है, ध्यान रखना है। इस कानून में ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई। यानी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि ईस्ट इंडिया मतलब भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति कब दी गई थी, कौन से एक्ट से? तो 1813 के एक्ट से। यहाँ पर याद रखना है आपको। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बंदिशों के बीच पश्चिमी शिक्षा प्रचार की व्यवस्था कर दी गई थी। अब यहाँ पर देखिए ब्रिटिश शिक्षा की व्यवस्था, और इसके लिए आपको पता होगा कि 1 लाख रुपया भी फंड में दिया गया था। इंग्लिश शिक्षा बाद में उसके लिए खर्च किया गया था। आगे इस कानून ने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। यानी जो अभी हमारा पंचायत है वह टैक्स लगाता है, चुंगी उंगी लगाता है, अब खत्म हो गया है खैर जीएसटी से। तो जो टैक्स लगाता है वह व्यवस्था की प्रारंभ भी कब से किया गया था? 1813 के एक्ट से। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था कर दी गई। यानी अब ज़्यादा 13-5 करोगे तो क्या होगा? दंड हो जाएगा। इस तरह से याद रखिएगा 1813 के एक्ट में। 1813 के एक्ट में कर नहीं देने पर दंड की भी व्यवस्था की गई। लेकिन अगर इनकम टैक्स की बात आगे की जाएगी तो वह आपका इंट्रोड्यूस होता है 1861 के एक्ट में। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट की खास बात क्या है? देखिए ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। यानी केंद्रीकरण, अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि 1830 के आसपास क्या हो जाता है, मुगल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ला दिया जाता है और उसका पेंशन भोगी बना दिया जाता है। ठीक है, तो यह आपका यहाँ पे काम हो जाता है। और इधर से मराठा भी कमजोर हो चुके हैं और बाकी सभी राज्यों का एकीकरण लगभग अंग्रेज करके काम चालू कर दिए हैं। तो इसलिए यहाँ पर केंद्रीकरण को अब मजबूत किया जाएगा, शासन को। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता देखते हैं हम लोग। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया क्योंकि केंद्रीकरण बढ़ गया। अब इसने सभी नागरिक और सैन्य, इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। यानी अगर केंद्रीकरण हो गया, जैसे हमारा राष्ट्रपति हो गया, अब राष्ट्रपति है तो क्या होगा, उसके पास सभी शासन का मतलब नाम मात्र का ही है, लेकिन प्रधान माना जाता है। लेकिन उस समय तो वास्तविक था, तो गवर्नर जनरल को ही सब कुछ माना जाता था। आगे है, इस प्रकार इस अधिनियम में पहली बार एक ऐसे सरकार का निर्माण किया गया जो ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण करता था। और इसमें सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार यह विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखना है आपको, विलियम बेंटिंक। बहुत से भारत, बहुत से विलियम बेंटिंक हो गया, चलो याद रख लो इस तरह से। आगे है, इसने मद्रास बम्बई के गवर्नरों को
विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। अब वहाँ का गवर्नर या जो गवर्नर बैठा है दूगो, ये सब कोनो नियम नहीं बना सकते हैं। अब इस भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत की विधायिका शक्ति के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए, यानी सेंट्रलाइजेशन को पूरी तरह से पक्का कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि सेंट्रलाइजेशन को पूरी तरह से पक्का कौन से अधिनियम में किया गया? 1833 के अधिनियम से। अगला अधिनियम देखते हैं हम लोग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक यही थे। बहुत उदार थे, बहुत से भारतीयों के लिए ठीक ही ठाक थे। इन्होंने सती प्रथा प्रतिबंध लगा दिया। आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून नियामक कानून कहा गया। इस कानून के तहत बनने वाले कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया, यानी पहली बार अधिनियम के रूप से यहाँ पर जाना गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में जाने जाने वाले गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक निकाय के रूप में कार्य करने वाली गतिविधि को समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पर सभी कंपनियां भारत में पूरी तरह से छूट के साथ व्यापार कर सकती थीं। अब इसके प्रभाव को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार तो रहा नहीं, बाकी व्यापार भी कर रहे हैं, तो इसलिए इसको अब प्रशासनिक कार्य दे दिया गया। ठीक है, इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र यानी ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रखा गया। चार्टर एक्ट 1833 में खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो पहली बार खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और भारतीयों को इस पद के लिए रोजगार हासिल करने का अधिकार भी दिया गया। यानी पहली बार खुली प्रतियोगिता का जो प्रारंभ किया गया था 1833 के अधिनियम में किया गया था। 1833 का चार्टर अधिनियम 53 का। अब आते हैं हम लोग 53 के अधिनियम पर। 1853 के अधिनियम देखिए, 1793 से लेकर 1757 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला का अंतिम अधिनियम था। तो आपने देखा 1813 का एक्ट, फिर 1833 का एक्ट, फिर 1853 का एक्ट, अगला है फिर संविधान के विकास के दृष्टि से यह अधिनियम महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। पहला, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया। गवर्नर जनरल की काउंसिल परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया। ध्यान रखना है, परिषद के कार्य में विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए परिषद और जोड़े गए विधान पार्षद कहा गया। विधान परिषद कहा गया।
परिषद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसमें भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता था। गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे क्या कहा गया? भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1853 का जो एक्ट था वह ज्यादा, इसमें आगे देख लेते हैं क्या खास बात थी। तो परिषद की इस शाखा में छोटी संसद की तरह कार्य करती थी। इसमें वह प्रक्रिया अपनाई गई थी जो ब्रिटिश संसद में अपनाई गई थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। सिविल सेवा की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था किया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भर्ती नागरिकों के लिए खोल दिया गया। देखिए 1833 का एक्ट था, उसमें खुली प्रतियोगिता प्रारंभ की गई, लेकिन भारतीयों के लिए जो खोला गया द्वार, इसके लिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो उसका प्रारंभ कब हुआ गया? 1853 के एक्ट में। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति बनाई गई थी। तो ध्यान रखना है, मैकाले समिति जो शिक्षा से भी संबंधित थी और वह सिविल सर्विस से भी, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए पहली कमेटी यही बनाई गई थी, मैकाले। इसने कंपनी शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियम के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। तो यहाँ पर जैसे पहले 20-20 साल का टाइम दिया जाता था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। यानी 20 साल का जैसे ड्यूरेशन का गारंटी मिलता था, वह अब नहीं मिला, यानी कंपनी अभी खतरे में ही चल रही थी। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। स्थानीय प्रतिनिधित्व भी प्रारंभ किया। 1853 के एक्ट से पहली बार भारतीयों को भी शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की इस परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया था। तो इस तरह से गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल कर दिया गया था। अब आते हैं अगला अधिनियम, जिसका नाम क्या है? 1858 का एक्ट, यानी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बाद की कहानी।